Hello friends, welcome back to my channel, and this is chapter Mineral and Power Resources, class 8th NCERT Geography, and this is part 3 of this chapter। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी आपके साथ क्लियर कर चुकी हूँ और शेयर भी कर चुकी हूँ। और उसके अंदर जो है हमने पावर एनर्जी तक अपना पढ़ लिया था, पावर रिसोर्सेज तक पढ़ लिया था। अब हमें स्टार्ट करना है कन्वेंशनल सोर्सेज से। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? वो एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम बहुत टाइम से जो है यूज़ करते हुए आ रहे होते हैं। बहुत लंबे समय से हम इन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हुए आ रहे होते हैं। और ये क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं एनर्जी के। और फायरवुड और फॉसल फ्यूल्स दो ऐसे मेन कन्वेंशनल जो है रिसोर्स हैं, सोर्सेज हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं हमारे फायरवुड और फॉसल फ्यूल्स। अब हम थोड़ा सा फायरवुड के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। फायरवुड किस लिए यूज़ करा जाता है? कुकिंग और हीटिंग के लिए। और हमारी कंट्री के अंदर जो है 50%, हमारी कंट्री के अंदर जो है 50% ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं विलेजर्स। वो कहाँ से आती है जो एनर्जी हमारे कंट्री में विलेजर्स यूज़ करते हैं? वो 50% ऑफ एनर्जी आती है फायरवुड से। और रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बuried अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। और जो रिमेन होते हैं, जो डेड प्लांट्स और जो डेड एनिमल्स होते हैं ना, उनके जो बचे हुए टुकड़े होते हैं वो हमारी अर्थ के अंदर जो है हमारी सॉइल के नीचे दबते चले जाते हैं, तो हमारी अर्थ के अंदर, उसके सरफेस के अंदर वो दब जाते हैं। और बहुत टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कन्वर्ट होने में। किस चीज़ में कन्वर्ट होने में? फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट होने में। और वो फॉसल फ्यूल में कैसे कन्वर्ट होते हैं? हीट और प्रेशर की हेल्प की वजह से वो कन्वर्ट होते हैं। और फॉसल फ्यूल्स होते हैं जो रिमेन्स होते हैं डेड और डिकेड एनिमल्स और प्लांट्स के, जो उन्हें हम जो है जो सॉइल के अंदर दब जाते हैं, उन्हें हम फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। और फॉसल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो किसके मेन सोर्सेज होते हैं? वो कन्वेंशनल एनर्जी के जो हैं मेन सोर्सेज होते हैं। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड। और ये जो मिनरल्स हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, कम क्वांटिटी में होते हैं। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। और हमारा जो वर्ल्ड है जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा है, हम उसे ज़्यादा जो है कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा हम उसे कंज्यूम करते हैं, जितना कि उसका जो है ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो जितना वो बनता है उससे कहीं ज़्यादा हम जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन, हम जो लोग जो हैं उसे यूज़ कर लेते हैं, जितना ज़्यादा वो बनता है, फॉर्म होता है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। सो इसलिए ये जो है ख़त्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई चीज़ है और हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक टाइम पर आने पे वो ख़त्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी। एग्जॉस्ट का मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे ये रिसोर्सेज भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास वो हैं कम और हम उन्हें यूज़ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अब हमारे पास ये एक फ़्लो चार्ट है जिसमें ऑयल, नेचुरल गैस है, एडवांटेज बता रखी है, डिसएडवांटेज और फिर एडवांटेज बता रखी है इसके अंदर हमें। और हमारे पास है तो आप इसको एक बार रीड कर लेना। और हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज है फायरवुड की इजी टू असेस, इजीली हम इसको असेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड एनर्जी टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और ये एनर्जी प्रोवाइड करती है लार्ज नंबर, बहुत सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करती है, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, बहुत सारे लोगों को। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है? कलेक्शन इस टाइम कंज्यूमिंग। और इसका जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ है। और ये जो है
पल्यूटिंग भी है, मतलब हमारी एयर को पल्यूट करती है, प्रदूषण करती है हमारी एयर में। और प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, और प्रमोटिंग भी करती है ये हमारी किसको, ग्रीन हाउस को जो है हमारी, उस पर ये इफ़ेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। और डिफॉरेस्टेशन करती है, मतलब कि पेड़ों का ज़्यादा मात्रा में काटा जाना एक ही जगह से लगातार, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। फायरवुड की वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन भी हो जाती है। अब आता है कोल, इसका एडवांटेज क्या है, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, ये जो है एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, ये जो है पर्याप्त मात्रा में जो है उपलब्ध है, क्या, कोल। और इफ़िशिएंट कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है कंजर्व कर, मतलब बचाव करता है इलेक्ट्रिसिटी का भी। इफ़िशिएंट कंजर्वर्स ऑफ टू इलेक्ट्रिसिटी, और जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी ये बचाव करता है, हम कोल को यूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की बजाय। और इसका डिसएडवांटेज है पल्यूटिंग सोर्स, और ये बहुत ज़्यादा जो है हमारी एयर को, हवा को पल्यूट करता है, प्रदूषण करता है उसके अंदर। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, और ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, मुश्किल है ट्रांसपोर्ट करा जाना। और अब हमारे पास आता है हाइडल पावर। एडवांटेज क्या है इसके, नॉन पोल्यूटिंग, ये जो है पोल्यूट नहीं करता, प्रदूषण नहीं करता हमारी हवा में। प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, और ये क्या प्रमोट करता है, इरिगेशन को और फिशिंग को। और ये चीप होता है, सस्ता होता है। डिसएडवांटेज है इसके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, और ये डिस्प्लेस करता है हमारी लोकल कम्युनिटी को। और इन्यूडेट्स लो लाइनिंग रीजन्स, और इन्यूडेट्स करता है किसको, हमारे लो लाइनिंग रीजन्स को। और एक्सपेंसिव टू सेटअप, और इसको सेटअप करना ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये होता तो चीप है, लेकिन इसका जो सेटअप करना है, इसको जो सेट करना उसको जो है, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। अब हमारे पास आता है कोल। दिस इज़ द मोस्ट एविडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, ये जो है बहुत पाए जाने वाला जो है फॉसिल फ्यूल है, और ये पर्याप्त से अधिक मात्रा में जो है पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो है यूज़ करा जाता है डोमेस्टिक फ्यूल में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जाता है, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री होगी, और स्टीम इंजन्स की, और स्टीम इंजन्स में भी, ताकि जो है हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से बनती है उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। द कोल विच we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layer of earth। और जो कोल हम आज यूज़ कर रहे हैं वो बहुत जो है मिलियन ईयर पहले जो है बना है, फॉर्म हुआ है, जो कि किस चीज़ से फॉर्म हुआ है, जाइंट फ्रेंड्स और स्वैम्स से फॉर्म हुआ है, जो कि हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे बरिड हुए थे। और कोल इज़ देयर फोर रेफर टू एज बरिड सनशाइन, और कोल को हम इसलिए क्या कहते हैं, बरिड सनशाइन कहते हैं हम अपने कोल को। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर, अब आपको ये भी जो है लर्न करना पड़ेगा कि लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स हमारे वर्ल्ड में कौन से हैं। चाइना है, यूएसए है, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस, ये सारे जो हैं लीडिंग प्रोड्यूसर हैं हमारे वर्ल्ड में कोल के। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। और इंडिया के अंदर कौन से हैं, रानीगंज है, झारिया है, धनबाद है, बोकारो है, जो कि झारखंड में है। ठीक है, ये हमारे इंडिया में आ गए। तो अब हमारा कोल भी हो गया। अब हमारे पास है पेट्रोलियम। अब क्या है पेट्रोलियम, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीजिंग बोथ बिगेन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। सो पेट्रोल जो कि आपकी कार को जो है रन कराता रहता है, मतलब आपकी कार जिस वजह से चलती है, और जो ऑयल जो आपकी साइकिल को स्क्वीज़, मतलब कि स्क्वीज़िंग का मतलब आपकी साइकिल से जो चू चू की आवाज़ आती है ना, वो ना आए, उसको भी ये ऑयल जो है प्रिवेंट करता है।
और बोथ दैट बिगेन एज थिक ब्लैक लिक्विड इज कॉल्ड पेट्रोलियम। और एक ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। और ये फाउंड कहाँ पे करा जाता है, किन के बिटवीन, किसके बीच में, और रॉक्स की जो लेयर होती हैं, रॉक्स की जो परतें होती हैं उसमें जो है ये फाउंड करा जाता है। और वो ड्रिल्ड करा जाता है, कहाँ से वो ड्रिल्ड करा जाता है, ऑयल फील्ड से, जो कि लोकेटेड है हमारे ऑफ शोर में और कोस्टल एरिया से। दिस इज़ देन सेंड टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड। This is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants। और फिर जो क्या है, ये कहाँ पर सेंड करा जाता है, रिफाइनरीज़ में, जहाँ पे ये रिफ़ाइन हो जाता है और फिर प्रोसेस करता है ये क्रूड ऑयल में, जो कि क्रूड ऑयल बनता है। फिर ये क्या प्रोड्यूस करता है, कौन से प्रोडक्ट्स फिर ये आगे बनाता है, डीज़ल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स फिर ये बनाता है। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। और पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, हम उसको ब्लैक गोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक रिसोर्स है। दी चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, अब जो चीफ पेट्रोलियम कंट्रीज़ हैं जो प्रोड्यूस करती हैं पेट्रोलियम को, वो कौन सी हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड क्वार्टर। ये सारी जो हैं प्रोड्यूस करती हैं, चीफ प्रोड्यूसिंग जो हैं कंट्रीज़ हैं पेट्रोलियम की। दी अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। और जो कुछ और प्रोड्यूसर्स हैं, मेजर प्रोड्यूसर्स हैं जो पेट्रोलियम के, वो यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। दी लीडिंग और जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं दिग्बोई जो कि असम में है, बॉम्बे हाई इन मुंबई, और दी डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स जो पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर। अब आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। नेचुरल गैस जो है फाउंड करी जाती है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में और फिर वो रिलीज़ करी जाती है किस में, क्रूड ऑयल में। नेचुरल गैस जो है वो फाउंड करी जाती है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ और फिर वो रिलीज़ करी जाती है जब हम क्रूड ऑयल को हम सरफेस पे ब्रॉड करते हैं, सरफेस पे लाते हैं, तब उसको जो है हम रिलीज़ करते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। और ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल दोनों में यूज़ हो सकता है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड्स आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स जो है मेन प्रोड्यूसर्स हैं नेचुरल गैस के। इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। इंडिया के अंदर जैसलमेर हो गया, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा हो गया, त्रिपुरा हो गया, कुछ एरियाज़ ऑफ शोर के मुंबई में, उनके अंदर जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। और बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जिनके पास अपने सफिशिएंट जो हैं अपने खुद के नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। The sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at any alarming rate। और जो शार्प इंक्रीज़ है कंज्यूम करने का हमारे फॉसिल फ्यूल्स को, जैसे हम बहुत तेज़ी से अपने फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसने क्या लेड करा है, डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट। हमारे जो वो रिसोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होते जा रहे हैं। दी टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दिस फ्यूल्स आर ऑल्सो अ कॉज फॉर कंसर्न। और जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जो छोड़े जाते हैं, रिलीज़ करे जाते हैं जब ये फ्यूल्स बर्न होते हैं, वो भी एक कॉज करता है कंसर्न को।
Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry। और जैसे कि अनचेक्ड जो होता है, अनचेक्ड मतलब जैसे कि हम ध्यान नहीं देते अपने जो बर्निंग, जो हमारे फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहे हैं वो सेमली एक ऐसा होता है जैसे कि हमारे घर में ड्रिपिंग टैप है और वो ड्रिप होता जा रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो जो है क्या करता है, जैसे पानी अब ड्रिप ड्रिप होता जा रहा है तो एक सूखा पड़ जाता है, हमारे पास पानी नहीं होता है क्योंकि जो टैप से पानी जो है ड्रिप हो रहा है। वैसे ही जो अनचेक्ड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैं वो भी जो है रन ड्राई, मतलब वो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें चेक नहीं करते हैं अपने बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स को। दिस हैज़ लेड टू द tapping of various non-conventional sources of energy that are clear alternates टू फॉसिल फ्यूल्स। और इसने लेड करा है टैपिंग बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इन हमारे एनर्जी के जो कि क्लियर हैं ऑल्टरनेट्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स के लिए। अब है डू यू नो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petrol and diesel। और CNG की फुल फॉर्म ये होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपने जीके में भी पढ़ा होगा, जो कि है एक पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है। ये एक पॉपुलरली इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल इसलिए क्योंकि इससे पोल्यूशन जो है बहुत कम होता है, हमारी एयर को भी नुकसान कम पहुंचता है एज़ कंपेरेटिवली पेट्रोल और डीजल से। जितना ज़्यादा हमें पोल्यूशन होता है उससे कम पोल्यूशन हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG करती है। सो इसलिए एक इको फ्रेंडली मतलब हमारी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है ये फ्यूल है। अब हमारे पास आता है हाइडल पावर। अब हाइडल पावर क्या होती है? द रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। अब जो रेन वाटर है इस तरह से जो है ये हाइडल पावर जो है होती है। अब रेन वाटर और जो रिवर वाटर होता है जो डैम्स के अंदर स्टोर करा जाता है, जमा करा जाता है, उन्हें हम गिराते हैं नीचे एक ऊंची हाइट से, ऊंचाई से हम उन्हें नीचे गिराते हैं। द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। और ये जो फ्लोइंग वाटर जो गिरता हुआ पानी है वो किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू जो है डैम्स के अंदर जाता है, टर्बाइन ब्लेड्स के साथ जो है वो प्लेस करा जाता है एट द बॉटम ऑफ द डैम। जो डैम का तला होता है उसके अंदर जो है टर्बाइन ब्लेड्स लगे होते हैं और उसी के वहीं से जो है पानी फ़्लो होता है पाइप्स के थ्रू। दी मूविंग ब्लेड्स देन रन द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और जो मूविंग ब्लेड्स जो होते हैं उसके अंदर डैम्स के अंदर लगे हुए वो फिर जो है जब उन पे पानी गिरता है तो वो क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा सारा प्रोसेस था उसको हम जो है अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जो हमारा सारा प्रोसेस था। The water discharge after the generation of electricity is used for irrigation। और जो पानी जब डिस्चार्ज होता है, बहता है, उसको हम जो इलेक्ट्रिसिटी को वो फिर जनरेट करता है उसे हम अपनी इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, अपनी सिंचाई के लिए जो है इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं उस पानी को। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस बाय हाइडल एनर्जी। और जो 1/4 हमारी वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, हाइडल पावर के द्वारा बनाई जाती है। और लीडिंग प्रोड्यूसर हाइडल पावर के हमारे वर्ल्ड में है पाराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। वर्ल्ड में ये जो है लीडिंग प्रोड्यूसर हैं हाइडल पावर के। और कुछ इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस जो इंडिया में है वो है भाखरा नगर और गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदरा वैली प्रोजेक्ट्स। ये हमारे इंडिया में है हाइडल पावर स्टेशंस। और इसके बाद दो डू यू नो है, नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप इलेक्ट्रिसिटी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि नॉर्वे जो है फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड में जिसने डेवलप्ड करी थी, बनाई थी हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को।
दी साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज़ इन स्कॉटलैंड। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, सेम वैसा ही है। जो साइट है हमारे वर्ल्ड में फर्स्ट सोलर और विंड पावर की बस शेल्टर, वो किसके अंदर है? वो स्कॉटलैंड के अंदर है। और यहीं पे जो है हमारा हाइडल पावर का टॉपिक कंप्लीट होता है। नो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मेनली कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 4 होगा उसके अंदर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।